वेलकम टू द वर्ल्ड मैप सीरीज पार्ट 2। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, सार्क क्या है, सार्क का फंक्शंस क्या होते हैं, सार्क में बेनिफिट, सार्क का सदस्य होने के बेनिफिट्स क्या हैं, सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। टाइम हम श्रीलंका के बारे में भी आज की क्लास में हम कुछ जानने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सब कॉन्टिनेंट से। सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? सब कॉन्टिनेंट जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असलियत में कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट्स उन्हें कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरे हों। एग्जाम्पल है साउथ अमेरिका, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जो यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सब कॉन्टिनेंट्स उन्हें कहा जाता है जो चारों तरफ से पहाड़ या फिर पानी दोनों से घिरे हुए हों। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक तरीके के माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, हम जिनको कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, जो यहाँ तक आती हैं। अब इंडिया और चाइना और थोड़े नेपाल में भी यहाँ पर एक तरीके की माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, इनको कहते हैं हिमालय पर्वत। इंडिया और म्यांमार, इन दोनों के बीच में भी एक माउंटेन रेंजेस है जिसको हम कहते हैं म्यांमार और इंडिया के बीच में एक माउंटेन रेंज है, इसको हम कहते हैं आराकामा पर्वत। ऑन द सेम टाइम अगर हम नीचे देखें तो नीचे बहुत सारा पानी भी है। मतलब इधर देखें तो इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, इधर नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशन है। तो मतलब ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मतलब जो चारों तरफ से इंडिया और उसकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज, ये चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? ऊपर से माउंटेन से और नीचे से किससे? नीचे पानी से। तो मतलब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये चारों कंट्रीज मिलकर एक तरीके का सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लोग ये सोचते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया आता होगा। जी नहीं, इंडिया के साथ इसमें कुछ और कंट्रीज भी आती हैं, जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। अब हम देखते हैं कि सार्क क्या है। सार्क बेसिकली उसे कहा जाता है, सार्क एक तरीके की एक एसोसिएशन है जो जनरली जिसमें इंडिया, जो एशिया के जो सदर्न कंट्रीज़ हैं, यानी कि मैं ऐसे एग्जाम यहाँ पर बताती हूँ कि ये है पूरा एशिया का मैप। एशिया में जो साउथ कंट्रीज़ हैं, यानी जो एशिया के साउथ में पड़ती हैं, वो कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ की एक एसोसिएशन, यानी उन्होंने एक पूरा ग्रुप बना के रखा हुआ है उनका। वो क्यों? क्या कि उनके जो वो हम फंक्शन में पढ़ेंगे। तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या है। ये सार्क, मैं फिश वाली सार्क नहीं बोल रही, वो अलग सार्क है, ये तरीके की एसोसिएशन है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब इसका नाम से आधा इसका काम फंक्शन तो पता चल ही जाता है कि इसमें क्या होता होगा। यानी जिसकी जो यहाँ के मतलब ये जो एशिया के जो साउथ एशियंस हैं, मतलब साउथ कंट्रीज़ जो हैं, ये इनका प्रमोट करना, मतलब यहाँ के जो रीजनल ये सब कोऑपरेट करके चलेंगी, ऑन द सेम टाइम कोऑपरेट करके तो चलेंगी। ऑन द सेम टाइम ये ट्रेड में भी, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट सार्क का सदस्य होना ये है कि आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रेड से। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। सार्क में बेसिकली 8 कंट्रीज़ आती हैं, जो है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वंस मोर, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप इसको ग्रुप में याद कीजिएगा, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको कुछ तरीके से यहाँ पे राइमिंग और कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं आप अपने मर्जी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सार्क का बेसिकली फंक्शन क्या है। सार्क का फंक्शन बेसिकली यही है, ताकि मतलब जैसे कि नाम से उसका आधी बात तो कंप्लीट ही हो जाती है कि वो एक मतलब एशिया के जो साउथ में कंट्रीज़ हैं, उनका तरीके का उनका रीजनल वो कोऑपरेट करके चलेंगी। ऑन द सेम टाइम वहाँ के लोगों का एक तरीके से विकास करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको एक अच्छी तरीके की लाइफ देना ही सार्क का बेसिक मकसद है। सार्क का सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि वो ट्रेड में वहाँ पे बहुत बड़ा अच्छी एक बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा ट्रेड के मामले में। वो क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक ये है बांग्लादेश। मैं आपको यहाँ पे इस वाले पिक्चर में आपको और चीज़ दिखेगा कि ये है बांग्लादेश, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक जगह है, और यहाँ पर इंडिया को भी ट्रेड करना है, इंडिया की इंडस्ट्री को भी ट्रेड करना है, जापान की इंडस्ट्री को भी यहाँ पर ट्रेड करना है। मतलब एक ही जगह है, वहाँ पर इंडिया को भी ट्रेड करना है और वहाँ पे जापान को भी ट्रेड करना है। तो अब बात सिर्फ अब पूरा निर्णय, यानी कौन करेगा इस जगह पर ट्रेड, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश के ऊपर है। यानी बांग्लादेश चाहे तो इंडिया को भी वो जगह दे सकती है, जापान को भी, पर जो बांग्लादेश है वो प्रेफरेंस देगी इंडिया को। क्यों प्रेफरेंस देगी? क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही सार्क की कंट्रीज हैं, यानी सब कुछ ये एक परिवार के जैसे रहेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन एमर्ज हो रहा होगा कि यार ऐसा है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सार्क के ग्रुप में आते हैं, तो फिर इन दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलती है?
तो देखिए आपने कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी के दांत दिखने के कुछ और करने के कुछ और। मतलब यहाँ पर एक सीधी बात यही है कि ये सिर्फ पेपर वर्क में ही अच्छा लगता है, असलियत में कुछ और ही है। जो मतलब ऐसा नहीं कि सार के कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हमें, सार के बिल्कुल बेनिफिट्स हैं, पर हमें इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो जितने अच्छे से वो लिखा हुआ मिलता है। जैसे आप कभी सार्क में पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे कि सार के ये बेनिफिट्स हैं, ये तो सुनने में आपको बहुत अच्छे से लगेगा, पर असलियत में वो इतना इन्फ्लुएंस होता नहीं है रियलिटी में, प्रैक्टिकली। तो जो सार्क है, सार्क का जो सेंटर है, मतलब सार्क की जो जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सभी मीटिंग होती हैं काठमांडू में। तो अब हम देखते हैं कि सार्क का फंक्शन, हमने देख लिया कि सार्क का फंक्शन क्या है, हमने देख लिया सार्क के बेनिफिट्स क्या हैं, सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। वो है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब आपको अभी तो हो सकता है आपको अभी ये कंट्रीज बहुत अच्छे से याद हो गई हो, पर क्या आपको लाइफ टाइम ये याद रहेंगी? जी नहीं। मतलब आप हो सकता है आपको अच्छे से याद भी रह जाएं, पर पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसको भूल जाएं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी से हर कंट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे। ये नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं जैसे मान लो मैं श्रीलंका के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं श्रीलंका के एक मैं इसकी स्टेट के बारे में पढ़ाऊँगी, मतलब ये है वो है, क्योंकि हम वहाँ के नागरिक नहीं है, तो हमें किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उनसे अच्छे से पूछेंगे। मतलब ऐसा नहीं, मतलब हम एक तरीके का वहाँ का एक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे कि क्या है श्रीलंका में, श्रीलंका किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। श्रीलंका का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसमें श्रीलंका उसके सिविल वॉर जो हुआ था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था एक टाइम पर। तो आज भी वहाँ पे कुछ LTTE या फिर LTTE का वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन था वो एमर्ज हुआ था, उसने मतलब एक उसकी आर्मी थी। मतलब इससे कुछ जहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रीलंका। जब हम श्रीलंका के बारे में ही आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो श्रीलंका में बेसिकली श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशन में पाई जाती है। अगर हम इंडिया से देखें कि इंडिया की कहाँ पर पड़ती है, तो इंडिया के साउथ जोन में पड़ती है, थोड़ी ईस्ट में आ जाती है इंडिया के, पर हम इसको साउथ ही मानेंगे। तो इंडिया और जो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की लाइन ही आपको एक लाइन ही दिख रही है। हम इसको कहते हैं राम सेतु। इसको क्रिश्चियन, जैसे कि अगर मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो श्रीलंका थी इसको बनाया गया था विश्वकर्मा के द्वारा। किसके लिए? कुबेर के लिए। कुबेर जिसको धनराज कहा जाता है, वो पैसों के देवता उन्हीं को माना जाता है। तो श्रीलंका है मतलब वो कुबेर की थी। फिर उसके बाद जो रावण थे, रावण ने जो कुबेर से ये श्रीलंका छीन ली। फिर उसके बाद वो लंका उन्होंने खुद की जमाई। फिर उसके बाद कुछ मतलब वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये सब बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये रावण ने जब सीता को हर लाए थे, जो भी श्रीलंका में थे, फिर उसके बाद जब राम यहाँ पे श्रीलंका गए थे, किसको वो सीता माता को वापस से लाने के लिए, तो ये तो इतनी यहाँ पे तो बहुत बड़ा, यहाँ पे तो एक तरीके की यहाँ पर पानी था, तो वो कैसे पार करते? तो इन्होंने ये पूरी अपनी वानर सेना के साथ यहाँ पर इन्होंने एक सेतु बनाया जिसको हम कहते हैं राम सेतु। ये क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से हम इसको एडाम ब्रिज भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा माना गया है कि क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से कि एडाम और जो ईव थे ये यहाँ के पहले लोग थे। मतलब जो जब दुनिया में कोई नहीं था, तब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो शुरुआत वहाँ की, मतलब पूरे तरीके के मतलब लोगों की शुरुआत एडम और ईव, सबसे पहले एडम और ईव थे। मतलब क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से ये है। और जब एडम थे उनको यहाँ से जाना था, तो उन्होंने एक ब्रिज बना दिया, उन्होंने एक सेतु का निर्माण कर दिया जिसको क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से एडम ब्रिज कहा जाता है। तो ये एक बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि मैथोलॉजिकली तरीके से श्रीलंका की क्या अहमियत है। श्रीलंका में एक तरीके से हम देखें तो दो तरीके के जनरली लोग पाए जाते हैं। मतलब पहले लोग जो हैं वो होते हैं तमिल और दूसरे होते हैं सिन्हेला। तमिल लोग हैं ये बहुत ही माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। दे आर जस्ट ऑफ 10 to 15% ही लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। वेयर सिन्हेला एक मेजॉरिटी में पाई जाने वाली एक बौद्ध कम्युनिटी है जो ज़्यादातर श्रीलंका के साउथ पार्ट में रहती है। ये 75% यही है, ये मेजॉरिटी में है, इसलिए इनको कुछ ज़्यादा इस तरीके की कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना नहीं पड़ता। अब हम एक तरीके का क्वेश्चन, जैसे माना गया है कि जो अशोक थे, अशोक के जो बेटा था जिसका नाम था महेंद्र जो थे, उन्होंने क्या किया कि जो अशोक थे, अशोक का जब उनका अंतिम जीवन आ गया था, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ सालों पहले उन्होंने अपना जो उनका बेटा था जिसका नाम महेंद्र था, अशोक ने बोला महेंद्र से कि तुम जाओ और जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाओ। तो वो जो महेंद्र थे वो श्रीलंका में आए और उन्होंने अपना एक बौद्ध धर्म फैलाया।
वहीं से ही उन्होंने वहीं से एक कम्युनिटी बन गई वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्नेहला। इसके अलावा अब यहाँ पे तमिल का ओरिजिन कैसे हुआ? तमिल एक, जैसे कि अगर मैं इस वाली फ़ोटो में आपको बताऊँ कि ये जो 1 मिनट, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तमिलनाडु से श्रीलंका बहुत पास में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका भी एक तरीके की, श्रीलंका एक देश का भी कॉलोनियल पीरियड आया था, मतलब यहाँ पर भी ब्रिटेन ने राज किया था। ये 1948 करीब फरवरी के मंथ में यहाँ पे ये फ्रीडम मिल गई थी, मतलब इंडिया के कुछ महीनों बाद ही। तो अब क्या हुआ, जो अब श्रीलंका में टी का मतलब जो चाय था, चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि यहाँ पर चाय का ट्रेड यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु यहाँ के पास में था, दोनों उन्हीं के ही किंगडम थे, तो जो कॉलोनियल दोनों ही उनकी कॉलोनीज थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तमिलनाडु के जो लेबर्स थे उनको श्रीलंका में लेके गए। श्रीलंका में उन्होंने बहुत लोगों को ले आए। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम मजदूरी करो। तो जो मजदूरी किया करते थे, और उस मतलब वहाँ पे उन्होंने, मतलब जो क्या हुआ कि जब वो फ्रीडम भी मिल चुकी थी श्रीलंका को, तब भी यहाँ के कुछ जो तमिलनाडु के जो लोग थे, फैमिलीज थी, वहाँ पे रह गई, उनकी जनरेशंस पे आती गई और वहीं पे बस गए। मतलब इस तरीके से वहाँ पे जो श्रीलंका के 10% पार्ट जो है वो तमिल लोग कैसे इस तरीके से रोजगार लेने के लिए आज भी वहाँ पे बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो तमिलनाडु के जो तमिल लोग हुआ करते थे, तमिल लोगों की संख्या मात्र 10% थी। और इसके अलावा ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, ये मिशनरीज में पढ़ते थे, ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे। मतलब जितनी भी अच्छी पोस्ट हुआ करती थी सिविल सर्विसेज की, वो ज़्यादातर ये तमिल लोगों को मिला करती थी। अब जो सिन्हैला लोग थे उनको बहुत बुरा लगता था कि जो तमिल लोग हैं इन्हीं को ही ये सभी के सभी जॉब्स हैं यही लेके चले आते हैं, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में भी जैसे कि SC ST में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता है, तो आज भी अगर हम देखें तो SC ST को रिजर्वेशन मिला जाता है, OBC को भी रिजर्वेशन मिलता है, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिलता है, पर ज़्यादा SC ST और उनके लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। वो क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि ये लोग भी बढ़ चढ़ कर पार्ट लें, सिविल सर्विसेज में आएँ, इनको थोड़ा कम में, अगर इनकी कुछ कम परसेंटेज भी हो, उनका कुछ कट ऑफ हम कम भी कर सकते हैं इनके लिए। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज में एक तमिल कम्युनिटी है, मतलब एक तमिल स्टूडेंट है और एक सिन्हैला में स्टूडेंट है। इन दोनों का जो सिन्हैला स्टूडेंट है इसकी है 76% और जो तमिल स्टूडेंट है इसकी है 91%, पर 89% मान के चलते हैं। तो जो कट ऑफ है उस कॉलेज में आने का वो है 90%, किसके लिए? तमिल के लिए। और सिन्हैला के लिए वो ये कट ऑफ है 70%। यानी बेचारा जो तमिल स्टूडेंट है वो मात्र 1% की वजह से उस कॉलेज में नहीं जा पाया, और जो सिन्हैला स्टूडेंट है उसकी कितनी कम परसेंटेज है, उससे 1% कट ऑफ से मात्र 1% आगे जाने की वजह से उसको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो ये एक तरीके की हम देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके का क्या हुआ कि अब जो वहाँ की सरकार जो थी वो सिन्हैला की सरकार थी, और उन्होंने सोचा कि हमारे लोग बढ़ चढ़कर सिविल सर्विसेज में आए, बहुत लोग ज़्यादा सिविल सर्विसेज में आए, तो इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने क्या रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। अब रातों रात बात तो ये हो गई कि अब इन लोगों ने क्या किया, स्नेहला लोगों ने, वहाँ की एक गवर्नमेंट ने ये नियम पारित कर दिया कि ना, अब जैसे कि पहले उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, इंग्लिश, यानी जितना भी पेपर वर्क हुआ करता था वो हुआ करता था इंग्लिश में। पर रातों रात रातों रात ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बदल गई, उनकी लैंग्वेज हो गई स्नेहला एक लैंग्वेज का नाम भी है। तो अब क्या हुआ कि मतलब जो अब बेचारा कोई रातों रात तो सीख नहीं जाएगा पूरी की पूरी स्नेहला। तमिल लोगों का इस तरीके से एक तरीके का एक टाइप का शोषण सा होने लगा कि उन लोगों को वो लोग अच्छे से, मतलब उनके रिजर्वेशन की एक मोटी दीवार आ गई उनके वो और उनके करियर के बीच में। उनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता था, हर चीज़ में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेट हुआ करते थे। तो इस तरीके से बहुत परेशान होकर इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली, उनका ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा लिट्टी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। अब इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये उग्र संगठन था, और अब क्या धीरे धीरे बहुत उग्र हो गया, और इसने मतलब एक तरीके का ये मात्र एक ऐसी यही लिट्टी जो है यही एकमात्र एक ऐसा उग्र संगठन हुआ, एक आतंकवादी संगठन था जिसके पास खुद की एयरफोर्स थी, जिसके पास खुद की नेवी थी। जहाँ तक कि जो लिट्टी जो थी उसने क्या किया कि वहाँ के, जैसे कि अगर आपको पता हो कि 1991 के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो राजीव गांधी जब श्रीलंका में गए थे वो क्यों गए थे, उसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड क्या था, कोल्ड वॉर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और सिविल वॉर भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। पर जो अब हम थोड़ा अभी ओवरव्यू ले लेते हैं LTTE का।
जो लिट्टी था, लिट्टी के मतलब यहाँ पर जो राजीव गांधी थे, इसको इनको यहाँ पे एक लड़की थी, वो खुद का ह्यूमन वॉर्म बन के गई, उनके पैर छूने के बहाने वहाँ पे फट गई और वहाँ पे क्या हुआ, वो जो राजीव गांधी थे उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। इसके अलावा सिर्फ उन्होंने एक कितने बड़े मतलब एक देश के प्रधानमंत्री को ही उड़वा देना कितनी बड़ी बात हो जाती है। सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इन्होंने खुद के प्रधानमंत्री यहाँ पे जो खुद का श्रीलंका का खुद के प्रेसिडेंट को, ऑब्वियसली वो सिन्हेला तो होंगी, तो उनको भी लिट्टी थी इसने उड़वा दिया। इसके बाद यहाँ पर एक और वहाँ पे एक और जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनका भी इस तरीके से उन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना के रखी थी कि इनको भी उड़वाने वाले हैं, पर फिर पूरी प्लानिंग से कैसे कैसे वो बच गई, फिर भी उनकी एक आँख उनकी चली गई और आज भी वो एक आँख से नहीं देख पाती हैं। तो ये एक बेसिकली लिट्टी का एक आतंकवाद, मतलब उन लोगों के लिए और लोगों के लिए भले आतंकवाद हो, पर ये एक तरीके के किस शोषण से उभर के आए हैं, मतलब इनसे कितना गंदा बिहेवियर किया जाता होगा, तब इन्होंने एक उग्र संगठन बना लिया। इसके प्रभाकर इसके फाउंडर थे, फिर उसके बाद और लोगों के लिए भले ही आतंकवादी संगठन हो, पर इनके लिए एक तरीके का फ्रीडम संगठन था। LTTE ये चाहता था कि एक अलग तमिल राष्ट्र हो, यानी ये जो अभी श्रीलंका का वो अलग से रहे और हम इसको पूरा का पूरा मतलब तमिल जो है, तमिल एक अलग राष्ट्र बनाए, तमिल राष्ट्र। तो वो कैसे सिविल वॉर हुआ, कोल्ड वॉर पर का क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंका पर, कैसे श्रीलंका की इकोनॉमी डाउन हो गई, कैसे लोगों वहाँ पे LTTE का अंत हुआ और क्या क्या हुआ, इंडिया में इसका क्या पार्टिसिपेशन था इंडिया का, वो सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।